हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो अब हम आगे अपने कंटेंट को बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमने जो शुरू किया था एमसीक्यूज करना। एमसीक्यूज में 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब पांचवें क्वेश्चन पे जरा हम जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है हमारा असर्शन और रीजन बेस। पांचवा और छठा क्वेश्चन असर्शन और रीजन के बेस पे है। इसमें हमने देखना है कि जो 2 क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, असर्शन और रीजन में 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं असर्शन, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है रीजन। ठीक है। इसमें इस तरीके से होता है कि हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ए कहता है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और आर जो रीजन दिया गया है वो ए का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। दूसरा बी जो ऑप्शन वो कहता है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, दोनों सही हैं, और आर बट क्या है यहाँ पे, वो नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है वो। इसके अलावा सी जो ऑप्शन है वो कहता है कि ए सही है और आर गलत है। डी जो ऑप्शन है वो कहता है कि ए गलत है बट रीजन जो है वो सही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि असर्शन मतलब क्या होता है। असर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसको हम मानते हैं कि ये बहुत सही बात कही गई है, इसको हम सही मानते हैं ये स्टेटमेंट को। ठीक है, इसको हम पहले से ही सही मानते हैं, और उस सही जो हमने माना है उसके पीछे रीजन क्या होगा उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रीजन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, परंपरागत जो सुरक्षा है वो एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। तो ये एक वो है कि परंपरागत सुरक्षा जिसको हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, वो CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो मानता है। ठीक है, किस चीज को, अवॉइडिंग वायलेंस, वायलेंस को रोकने का एक तरीका है। तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट को हम मानते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि CBM होता क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते क्या है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि मान लीजिए कंट्री ए है और एक है कंट्री बी, दोनों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर टेंशन है। ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में जो टेंशन है वो किसी गलत फहमी की वजह से हो। तो इस गलत फहमी को दूर करने के लिए दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से अपने जो टेंशन वाली बातें हैं उसको शेयर करेंगे। शेयर करने से हो सकता है कि उसका हल निकल जाए। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए दोनों कंट्रीज क्या हैं, न्यूक्लियर पावर है, या एक कंट्री न्यूक्लियर पावर है और दूसरा को नहीं पता है कि दूसरी के पास न्यूक्लियर पावर हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या होगा कि दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो एक न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। और इस सिचुएशन में क्या है कि ए को अगर पता ही नहीं है कि बी के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हो सकता है कि ए ओवर कॉन्फिडेंस में आके बी के ऊपर अटैक कर जाए और बी अपने डिफेंस में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज कर ले। लेकिन ये जो CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, इसमें क्या होता है कि दोनों देश आपस में एक दूसरे से अपनी सिक्योरिटी को लेकर जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उसमें डिस्क्लोज करती हैं, जिसमें कि वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में भी डिस्क्लोज करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, जिससे कि वायलेंस कई बार रुक जाता है। तो ये बहुत सही बात कही गई है। रीजन ये दे रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज ए प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। तो ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये कोई रीजन नहीं है। तो दोनों में अपने आप में सही बातें हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत कंट्रीज यानी देश आपस में क्या करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, जहाँ पे उनके जिन मुद्दों पे उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन मुद्दों के ऊपर वो बातें करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, और इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं अपने राइवल्स के साथ, अगर किसी को किसी के ऊपर कोई शक है तो इस तरीके की बातें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में चलती हैं। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स एज ए स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये असर्शन का रीजन है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है ए
एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड देख लेते हैं हम। असर्शन वो कह रहा है कि द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। तो जो इंदिरा गांधी के लिए था, जो चैलेंज था, है ना, जो चुनौतियां थी, वो अपोजिशन विपक्षी दल से नहीं थे बल्कि अपनी खुद की ही पार्टी से थे। तो अब इसके लिए रीजन क्या दिया है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि शी हैड टू डील विद सिंडिकेट, ये बहुत जरूरी है, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन कांग्रेस। तो ये बिल्कुल सही है कि इंदिरा गांधी को जब 1966 के बाद, ठीक है, जब उन्हें अपॉइंट किया गया तो उनके अपने ही सिंडिकेट ग्रुप से उनको बहुत सारे चैलेंजेस मिले। ठीक है, और सिंडिकेट क्या था? एक ग्रुप था पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर का कांग्रेस के अंदर से। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। नेक्स्ट है टेररिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेररिज्म क्या है। टेररिज्म आज तक वैसे तो हम डिफाइन नहीं कर पाए, कोई प्रॉपर डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो हम मानते हैं कि टेररिज्म क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहला है ए बॉम्ब ब्लास्ट इन ए मार्केट प्लेस और ए ट्रेन एक्सेट्रा। तो अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो क्या है? किसी मार्केट प्लेस या ट्रेन के ऊपर, तो वो टेररिज्म है। तो एक्चुअल में ये टेररिज्म नहीं है बल्कि टेररिज्म का एक फीचर हम कह सकते हैं, या टेररिज्म का एक एक्सपेंशन का एक तरीका। ठीक है, मेथड टू मेथड टू मेक टेररिज्म मोर इम्पैक्टफुल। लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसको फैलाने का एक तरीका है। ठीक है, मेथड टू प्रोपोगेट द टेररिज्म। ये कोई टेररिज्म कंप्लीट सेंस में नहीं है। ठीक है, दूसरा है सिस्टमेटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। तो इसमें सब कुछ आ जाता है ब्रूटल वायलेंस में। हो सकता है कि बम ब्लास्ट किए जाए ट्रेन में, हो सकता है कि किसी को इंडिविजुअली मारा जाए। तो ये एक सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सही सिस्टमेटिक है, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे कि समाज में डर का माहौल हो जाए, तो वो टेररिज्म है। ये काफी हद तक सही है ये डेफिनेशन। थर्ड देख लेते हैं, एन एक्सटर्नल अटैक बाय मिलिट्री ग्रुप। तो देखिए मिलिट्री ग्रुप का जो अटैक है वो कभी कभी टेररिज्म की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कि पाकिस्तान के मिलिट्री के लोग जब कुछ ग्रुप्स में, ठीक है, भारत के ऊपर अटैक करते हैं तो उनको एज ए टेररिस्ट हम देखते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। ठीक है, ये मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर आता है। चौथा है वायलेंस क्रिएटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल। तो देखो वायलेंस क्रिएट करने का मतलब सिर्फ हर बार टेररिज्म नहीं है। हो सकता है कि ये देश के अंदर के कुछ लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ नक्सलाइट्स हैं। तो नक्सलाइट एज ए टेररिस्ट नहीं है बल्कि वो एक सेपरेट काइंड ऑफ वायलेंस क्रिएटर है। तो उनको हम मानते हैं, उनको हम टेररिस्ट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही और सबसे करीब जो डेफिनेशन है वो है सिस्टमेटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन द सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। तो ये बहुत सही है। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट नीति आयोग आर ट्रू। नीति आयोग क्या है? भारत में जो प्लानिंग कमीशन है उसको चेंज करके हमने नीति आयोग बनाया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 4 जो वर्ड हैं ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका काम क्या है? इसका काम है नीति आयोग एज ए थिंक टैंक। बिल्कुल सही, नीति आयोग थिंक टैंक है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। बिल्कुल सही है। नीति आयोग एक्ट्स एज अगेंस्ट टेररिज्म। इसके ऊपर हम देखेंगे क्या ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये भी सही है, नीति आयोग का एक काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना।
चौथा, नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉल स्टेट। तो ये भी काफी हद तक ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस कैसे हैं। किसी भी ऑप्शन में चारों ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन को हमें अवॉइड करना है। तो पहला है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो छूट रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। दूसरा है, तीसरा और चौथा, सिर्फ तीसरा और चौथा। तो ये 200 सही है, लेकिन ऑप्शन एक भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन एक यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। तीसरे में, सी में है पहला, तीसरा और चौथा, जो कि बहुत सही है। और चौथा है पहला और तीसरा, जिसमें ये छूट रहा है। तो इसलिए हमें देखेंगे तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हमारा सही बैठता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें नेम द पर्सनैलिटी हु ड्राफ्टेड सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान किसने ड्राफ्ट किया? तो पहला नाम है केसी निगॉय। केसी निगॉय कौन है? ठीक है, केसी निगॉय जो है, ये सारे लोग हैं फाइनेंस से रिलेटेड है। केसी निगॉय जो भारत में जब हमने फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाया, ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, उसके ये चेयरमैन थे, यानी पहले वित्तीय आयोग के चेयरमैन। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ये बना 1951 में। तो ये भारत के साथ ही जब हमें फाइनेंस कमीशन जब बनाया, उसके ये चेयरमैन बने। दूसरे व्यक्ति हैं, तो इनका 5 ईयर प्लान से लेना देना नहीं है, बल्कि ये फाइनेंस कमीशन के व्यक्ति हैं। इसके अलावा ये दूसरी बार भारत के सेकंड टाइम जो थे, है ना, या सेकंड टाइम नहीं कहेंगे, सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्तीय मंत्री थे भारत के। और हालांकि ये कोई निर्वाचित नहीं थे, यानी ये चुनाव वाले नहीं थे, ये भारत की अंतरिम सरकार में दूसरे वित्तीय जो वो है मंत्री थे, वो बने थे 1950 में। सेकंड आता है टीटी कृष्णमाचारी। ये टीटी कृष्णमाचारी जो है वो क्या है? वो भी भारत के इलेक्शन के बाद, यानी 1952 के बाद जब सेकंड टाइम इलेक्शन हुआ, तब ये 1956 में फाइनेंस मिनिस्टर बने। ठीक है, इसके अलावा ये 1964 में भी फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो ये 2 बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। ठीक है, इनका भी 5 ईयर प्लान से कुछ लेना देना नहीं था डायरेक्टली। तीसरी है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख ये भारत का जो योजना आयोग था, ठीक है, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं या योजना आयोग कहते हैं, ये उसकी सदस्य थी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की। तो ये प्लानिंग कमीशन की सदस्य हैं। इसके अलावा चौथा है ऑप्शन पीसी महालनोबिस। महालनोबिस, जो ये पीसी महालनोबिस है, ये वो व्यक्ति हैं जिनके अध्यक्षता में सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। इसको हम मेनली कहते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को जो इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेकर हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। और तो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी थी, और उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया? पीसी महालनोबिस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सही क्रम में इन सबको लगाना है। और सही क्रम हमारा क्या है? सबसे पहला है हमारा कि सेकंड जनरल इलेक्शन। सेकंड जनरल इलेक्शन कब हुआ? 1957 में, क्योंकि पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में जो संपन्न हुआ था। तो इस तरीके से, ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे इसमें क्या है, वीवी गिरी, वेंकट गिरी जो थे, ये प्रेसिडेंट कब चुने गए थे? तो प्रेसिडेंट ये 1969 में। इनकी किसकी डेथ के बाद? जाकिर जो हुसैन थे हमारे, उन जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे, उनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी। तो 1969 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद वीवी गिरी को प्रेसिडेंट चुना गया था। उसके बाद है फोर्थ जनरल इलेक्शन। तो क्योंकि हमारा पहला इलेक्शन हुआ था 1952
1952 में, दूसरा 1957, तीसरा 1962 में, हर 5 साल में होता है। तो चौथा कब होना है हमारा 1967 में। ठीक है, यहाँ है 1969। और अब हम देखते हैं कांग्रेस आर और सीपीआई का अलायंस। तो यानी कांग्रेस आर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आर का मतलब है कि कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो चुकी है। एक है कांग्रेस आर, दूसरी है कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस आर का पहली बार जब इन्होंने अलायंस बनाया तो वो 1971 के इलेक्शन में बनाया। तो इस तरीके से हम देखते हैं सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 है ना। तो अब हम क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहला 1957, तीसरा 1967, दूसरा 1969 और चौथा 1971। तो इस हिसाब से पहला जो कोड है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधीज इलेक्शन एज इनवैलिड। ठीक है, इंदिरा गांधी का इलेक्शन कौन से जज ने डिक्लेयर किया था इनवैलिड। तो देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो था, कौन से इलेक्शन की बात की गई है, ये इलेक्शन है 1971 का इलेक्शन। ठीक है, 1971 के इलेक्शन, इनके इलेक्शन के अगेंस्ट में कौन थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राज नारायण। इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर केस किया 1971 में, और उसमें ये कहा गया कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा मेल प्रैक्टिसेस की हैं। मेल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि उन्होंने, क्योंकि वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, तो उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन में। ठीक है, तो मेल प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करना, इसके अलावा गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल करना, ये बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था। तो उस समय जज थे 1975 में ये वर्डिक्ट आया, और जगमोहन लाल सिन्हा जो जज थे उन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि इमरजेंसी, ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी लगने के ऊपर जो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑड कौन सा है। सबसे पहले इमरजेंसी देख लेते हैं कि इमरजेंसी क्या है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1975 में इंदिरा गांधी का इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। उसके तुरंत बाद जून में 25 जून में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी, पूरे नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर की, और ये इमरजेंसी लगभग 20 महीनों तक चली, जो कि 21 मार्च, ठीक है, 1977 में ये इमरजेंसी खत्म हुई। तो लगभग 20 महीने की ये इमरजेंसी थी। इंदिरा गांधी की जो सीट थी जहां से वो चुनाव लड़ती हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, वो कौन सी थी, राय बरेली। तो ये जरूरी है समझना, इस बेसिक चीजें कई बार ये आ जाता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं कि इमरजेंसी का कंटेक्स्ट में कौन कौन सी चीजें नहीं है, यानी इमरजेंसी से पहले क्या क्या नहीं हुआ। तो ये है टोटल रेवोल्यूशन, कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। ये जयप्रकाश नारायण ने इसका कॉल दिया था, और इसमें उन्होंने, हिंदी में इसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जिसके बाद क्या हुआ, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, और ये नारा उन्होंने बिहार से दिया था। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो याद रहनी चाहिए। इसके अलावा 1974 ये भी एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक थी, जिसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी 1 साल बाद। इसके अलावा एक है गुजरात मूवमेंट। गुजरात में स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल रहा था बेरोजगारी को लेकर। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, क्योंकि ये सब हाल फिलहाल 1974-75 की घटनाएं, तो इस वजह से ये सब इमरजेंसी से रिलेटेड है। जबकि जो नक्सलाइट मूवमेंट है, ठीक है,
ये इमरजेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग टाइप का एक सोशल मूवमेंट था, ठीक है। बाद में जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका था और आज के टाइम पे भी ये बहुत वायलेंट है। तो ये एक एज अ सोशल मूवमेंट शुरू हुआ था। नक्सल बारी बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये शुरू हुआ था, उसी के नाम पे इसे नक्सलाइट मूवमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में सेक्शन बी को देखेंगे, ठीक है। और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन और फिर 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।